गुड इवनिंग। देखो, ट्वेल्थ का सबसे फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसके अंदर क्या है? पुष्पीय पादप एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसके अंदर लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन सबसे पहले जो ट्वेल्थ का था उसके अंदर आता था जीवों में जनन। उसके बाद में ये चैप्टर आता था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद में वो चैप्टर हटा दिया है। तो अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई अपने को ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे पढ़ना है, और इसमें कौन कौन से हेडिंग्स आएंगी, अपन आगे कैसे कैसे डील करेंगे। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो सबसे हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट सबसे, वो वाले आते हैं पुष्पीय पादप के अंदर। उसके अंदर लैंगिक जनन। अब सबसे पहले तो यही आ रहा है हेडिंग के अंदर, जो प्रजनन आ रहा है, लैंगिक जनन आ रहा है, रिप्रोडक्शन आ रहा है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। तो इसके अंदर जो पुष्पीय पादप है उसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो वो वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया। तो इसके बाद में अपन ये मेन जो चैप्टर अपने को मेन हेडिंग इसके अंदर है कि पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन, हमें मेन फोकस करना है लैंगिक जनन के अंदर। तो लैंगिक जनन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो सबसे पहले लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन ये होता है कि उसके अंदर एक नर और एक मादा, दो होने आवश्यक है लैंगिक जनन के अंदर। तो अब लैंगिक जनन में जो एंजियोस्पर्म पादप है उसका जो लैंगिक जनन के लिए जो मुख्य पार्ट होता है वो होता है पुष्प। सबसे पहले तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पुष्प के जो पार्ट्स है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं लैंगिक जनन के अंदर वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन ही, निषेचन पार्ट जो होता है, निषेचन होता है वो लैंगिक जनन के अंदर होता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं। ठीक है। उसके बाद निषेचन, उसके बाद निषेचन पश्च संरचनाएं। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि जो पुष्पीय पादप होता है उसके अंदर पुष्प कैसे आता है, फिर आगे की प्रोसेस कैसे होते हैं वो सब अपन देख लेंगे। हिंदी वर्ड्स यूज करूंगा मोस्टली, कुछ ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी के भी यूज करूंगा क्योंकि वो सब जानना जरूरी है, जो एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं। तो अपने को वो सारे शब्द भी देखने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से है तो सिर्फ हिंदी के ही शब्द यूज करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर भी इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो अपन साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने के लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक, अब देखो ये पुष्पीय आद्यक लिखा है, फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। जो पादप है उसकी जो कलिकाएं हैं इसके अंदर जो पत्तियां जो होती है उसी की जगह पे, पत्तियों की जगह पे अब किसका, पुष्प का निर्माण होगा। जहां पे पत्ती बनती है उसकी जगह पे पुष्प। तो एक हिसाब से देख सकते हैं जो पुष्प है जो वो एक पत्ती का ही रूपांतरण है। ठीक है। जहां पत्ती बनती थी वहां पे पुष्प बनने लग जाते हैं। कैसे? कुछ हार्मोनल चेंज होंगे और संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, उसके फलस्वरूप जिसके अंदर क्या होगा, जो फ्लावर प्राइमोडियम है उसमें विभेदन होगा। विभेदन आपने 11th के अंदर जो एनाटमी होती है, पादप एनाटमी, उसके अंदर आपने देखा होगा विभेदन क्या होता है। जो सेल, उसके जो सेल विभेदित हो जाती है उसी प्रकार से। ठीक है। पुष्पक्रम पुष्प कलिकाओं, पुष्पक्रम पुष्प कलिका और पुष्प को धारण करता है। जो पुष्प क्रम होता है वो किसको धारण कर लेता है, बाद में पुष्प का उत्पादन कर लेता है, पुष्प का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। जो जहां पे पहले पत्तियों का फॉर्मेशन होता है वहां। ठीक है। अब है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना अपन देखेंगे, पुष्प के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर लैंगिक जनन होगा। तो अपन लैंगिक जनन को जानने के लिए सबसे पहले उसके अंदर उसके पार्ट्स देखने पड़ेंगे, मतलब उसके अंदर क्या क्या भाग है। ठीक है। तो पुष्प के अंदर मोस्टली दो चीजें होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है आवश्यक और एक होता है सहायक। ठीक है। जो सहायक होता है, सहायक, और एक होता है आवश्यक। अब
वर्ड से पता चल रहा है सहायक का मतलब क्या होगा, सहायक का मतलब होगा जो सहायता करते हैं, और आवश्यक क्या, जो पुष्प में सबसे आवश्यक है, मतलब लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, उसके बिना लैंगिक जनन नहीं हो सकता। सहायक के अंदर मैं पहले आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम देखो, इसके अंदर देखो ये है पुष्पासन, पुष्पासन। अब ये वो पुष्पा नहीं है जो आप लोगों के दिमाग में बैठ रखा होगा, ठीक है, फ्लावर नहीं है, फायर है अपन, ये पुष्प पुष्पी है, ठीक है। तो इस पुष्प के अंदर जो ये सारे पार्ट है, वो मतलब राजा का सिंहासन होता है, उसको क्या बोलते हैं, राजा का, जहाँ पे राजा विराजमान होते हैं उसको बोलते हैं जो आसन होता है राजा का, उसी प्रकार से ये पुष्प का आसन है। इसके अंदर पुष्प के जो सारे पार्ट है वो इस पर जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पुष्पासन। ठीक है, अब इस पुष्पासन पे सबसे पहले क्या जुड़ेंगे, बाह्य दल। क्या होंगे, बाह्य दल। ये हो गए बाह्य दल। अब ये वाले क्या है, ये हो गए दल पुंज। क्या होंगे, दल पुंज। ये वाले, ये हो गया बाह्य दल और ये हो गया दल पुंज। मैंने बताया था कि पुष्प के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सहायक और एक आवश्यक। तो दल पुंज और बाह्य दल, ये दोनों क्या है, इसके सहायक अंग है। जो मतलब जब पुष्प कली का मतलब जस्ट अभी अभी निकला है पुष्प बाहर, तो वो ऐसे बंद रहता है, ठीक है। तो जो बंद बंद रहता है तो उसको सुरक्षा, मतलब छोटा बच्चा होता है उसको सुरक्षा कैसे देते हैं अपन, उसी प्रकार से जब कोई पुष्प होता है वो एकदम मतलब निकलने की अवस्था में होता है, अभी पूरा वो तैयार नहीं हुआ है, तो उस समय क्या होता है, पुष्प को कवर करके रखता है, ये बाह्य दल पुंज होता है जो, ठीक है। और दल पुंज होता है, ये कलर्ड होता है। आपने देखा होगा पुष्प होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, मतलब सब सब पुष्प के अंदर अलग अलग कलियां होती है, अलग अलग कलर, जैसे गुलाब का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, सब में अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो ये दलपुंज का कार्य क्या है, दलपुंज का कार्य है कोई भी मतलब कीट है वगैरह है तो अलग रंग बिरंगा होगा, आकर्षित होगा, पुष्प आकर्षित हो गया। आप एनसीईआरटी में देखोगे फर्स्ट लाइन के अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि भाई जो पुष्प है वो आभूषण का, आकर्षण का, इनका भी कार्य करता है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये दलपुंज है यही पुष्प को आकर्षक बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है सहायक अंग। इस डायग्राम को देख लो एक बार आप, जो ये बाह्य दल हो गया, ठीक है, और ये हो गया दल। अब इसके अंदर ये हो गया सहायक। अब होता है आवश्यक पार्ट। आवश्यक पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो अपन ने अभी पढ़ा था, मैंने अभी बताया कि पुष्प के अंदर नर और मादा जन्नांग होने आवश्यक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसमें नर और मादा जन्नांग कौन से, ये हो गए नर जन्नांग, ये हो गए मादा जन्नांग, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि जो नर जन्नांग है, नर जन्नांग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुमंग बोलते हैं, पुमंग मतलब बहुत सारे पुंकेसरों को मिलाकर बोलते हैं पुमंग। और एक की बात करें अपन उस टाइम क्या बोलेंगे अपन, पुंकेसर। पुंकेसर। अब पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं, पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु, जिससे परागकोश जुड़ा हुआ रहता है, किससे, पुष्पासन से, थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और स्त्रीकेसर के अंदर क्या आता है, स्त्रीकेसर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। ये तीन पार्ट होते हैं। ये होता है पार्ट जो वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। उसके बाद में अपन देखते हैं, अलग अलग डायग्राम देख लेते हैं इसके। पुमंग,
अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा कि जो पुमंग है, पुमंग के अंदर अपन ने देखा कि दो पार्ट, पुमंग के अंदर आता है पुंकेसर, क्योंकि पुमंग बहुवचन है, पुंकेसर एक वचन है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो अपन ने ये लिया पुंकेसर। अब इस पुंकेसर का अपन डायग्राम देखो। पुंकेसर के अंदर ये क्या है, ये है पराग कोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये क्या है, ये तंतु, फिलामेंट, क्या है, तंतु। अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है कि जो पुंकेसर का समीपस्थ पार्ट है, पुंकेसर में जो तंतु है उसका समीपस्थ पार्ट है वो ये वाला है। तो ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, थैलेमस से, पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। और जो दूरस्थ पार्ट है, दूरस्थ मतलब दूर वाला, ये वाला पोर्शन, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, एंथर यानी कि परागकोश से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां से, यह पुष्प में उपस्थित नर जनन संरचना है, ठीक है। यह पुंकेसरों जो स्टेमन्स का एक चक्र होता है, इसकी संख्या लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई पुंकेसर किसी के अंदर एक होगा, किसी के अंदर दो होंगे, किसी के अंदर साथ में जुड़े हुए रहेंगे, किसमें, तो पुंकेसरों की संख्या अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग होती है। एक विशिष्ट पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है, ठीक है। उसके अंदर दो पार्ट कौन कौन से अपन ने देख लिए, एक तो होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। हिंदी में बोले तो क्या, तंतु और पराग कोश। इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ में ध्यान रखना, इंग्लिश के वर्ड्स अब सीखोगे बाद में बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। यह लंबा पतला डंठल है, तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन पुष्प दल से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो समीपस्थ पार्ट है अपन ने अभी देखा था, जो ये यहाँ से ये समीपस्थ पार्ट है, ये किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। ये नीट में क्वेश्चन आ रखा है, जो बोर्ड में है वो बोलेंगे भाई नीट का नहीं देखना, तो सारी चीजें साथ में लेके चलेंगे तो सब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा हुआ होता है। पराग कोश यह अंतिम सिरे पर स्थित प्रारूपी द्विपालित बाइलोब्ड संरचना है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। यह एक अनुलंब खांच को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। यह अपन एनसीईआरटी की लाइनें देख ली, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन पुंकेसर के अंदर अपन ने दो पार्ट देख ली, क्या क्या होता है, एक तो होता है एंथर मतलब परागकोश और दूसरा होता है तंतु। अब इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर बोला है कि जो पुंकेसर है उसका जो समीपस्थ पोर्शन है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। दूरस्थ पार्ट होता है वो परागकोश से जुड़ा हुआ रहता है। अब बोला है कि जो परागकोश है उसके अंतिम सिरे पर स्थित, अब जो ये परागकोश है, अब इस परागकोश का अपन को स्ट्रक्चर देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो परागकोश है उसका अपन को ये वाला पार्ट है। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम में हिंदी में भी पूरा बता रहा हूँ, फिर भी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना उसके, तब आपको, और डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले ये देखो कि जो परागकोश है उसका मतलब टीएस अनुप्रस्थ काट होते हैं, उसको बोलते हैं टीएस। जैसे ये हाथ है, इसको यदि ऐसे काटा जाए तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ काट है, काटा तो ये वाला जो है अपने को संरचना दिखती है। इसके अंदर बोला है कि द्विपालित, द्विपालित और इंग्लिश में बोलते हैं द्विलोब मतलब बाइलोब। तो बाइलोब मतलब दो लोब होते हैं। इसका डायग्राम है, छोटा सा यहाँ बना देता हूं मैं, जैसे कि ये देखो ऐसे ऐसे। अब इसको बीच में से काट देते अपन ऐसे, तो देखो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो 1 2, ये दो लोब हो गए। अब इसके अंदर बोला है कि देखो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठ होता है। इसका मतलब क्या है, ये एक पाली होगी, लोब हो गया एक लोब, और ये दूसरा वाला लोब हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक लोब के अंदर कितने हैं, दो कोष्ठ होते हैं। तो एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया। तो मतलब प्रत्येक लोब के अंदर कितने कोष्ठ हो गए, दो कोष्ठ हो गए।
ये वाली चीज समझ में आ गई कि भाई जो एंथर है, एंथर का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर देखो ये वाला डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन है, देखो इसमें 4 कोने, इसका 4 कोने। अब 4 कोनों में देखो बीच में से यदि अपन यहाँ से ऐसे काट दे तो ये क्या होगा, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। अब एक लोब और दूसरा लोब के अंदर भी ये देखें तो ये वाला जो लोब है इसके अंदर एक कोष्ठ हो गया, इसके अंदर दूसरा कोष्ठ हो गया, ये कोष्ठ हो गया, तो टोटल 4 कोष्ठ हो गए। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ये वाली चीज मैंने आपको समझाई कि जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ऐसे पराग कोश ऐसे होता है, अपन ने ऐसे काट दिया, ऐसे काटा तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। अब ये देखो कि मैंने आपको बताया कि 2 लोब होते हैं, ये दो लोब हो गए, ये 2 लोब हो गए। ठीक है, बीच में से अपन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया इधर वाली साइड। अब इस 2 लोब के अंदर क्या है, देखो कोष्ठ हो गए, एक ये कोष्ठ हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा, 4 कोष्ठ हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को देखना है कि जो ये है इसके अंदर ये चीज क्या है, ये वाली ये चीज अपने को आगे पढ़नी है पहले। अब ये जो एंथर है, परागकोश है, उसकी भित्तियां देख लेते हैं अपन, उसके बाद में उस पर आएंगे। सबसे पहले जो बाहरी, भाई हिंदी वाला देख लेते हैं अपन पहले। बाहर है, सबसे बाहर वाली साइड के अंदर कौन सी लेयर होती है। अब देखो मैं हिंदी और इंग्लिश का दोनों साथ में क्यों लेके आई, क्योंकि इसके अंदर हिंदी में मिस्टेक है, यहाँ लिखा है बाहर वाली को अंतस्त्वचा, बट ये गलत है, क्योंकि बाह्य त्वचा है तो अंतस्त्वचा तो नहीं हो सकती, अंतस्थीसियम है, ये इसके अंदर वाली साइड में है। बाह्य त्वचा को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। तो ये वाली चीज गलत लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये बुक के अंदर भी गलत है, सही कर लेना। ठीक है, ये गलत है, यहाँ बुक के अंदर भी गलत ही दिया हुआ है। उसके बाद में ये होगी फर्स्ट, फिर में आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होता है, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम, ये वाली सही लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है मध्य परत। क्या आता है, मध्य परत, मिडल लेयर, ये वाली देखो मिडल लेयर, मध्य परत। और उसके बाद में आता है टेपिटम, सबसे लास्ट में आता है टेपिटम। 4 परतें, कौन कौन सी, सबसे पहले बाह्य त्वचा, उसके बाद में एंडोथीसियम जो अंतस्थीसियम बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसके बाद में आती है मध्य परत, मिडल लेयर, उसके बाद में आती है टेपिटम। 4 परतें इसके अंदर आती है जो। अब इस चारों में से अपन देखेंगे कि जो चारों परतों का काम क्या क्या है, अपन को वो सब देखना है। हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया है, दोनों पढ़ना, दोनों देखना, तो मतलब कोई चीजें कंफ्यूज नहीं होगी। इसके जो इंग्लिश के वर्ड है वो मेरे को हिंदी से ज्यादा आसान लगते हैं। देखो क्या, एपिडर्मिस, एपी मतलब बाहर, तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम उसके अंदर, फिर आता है मिडल लेयर। ये यहाँ पे ऐसे लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि टेपिटम इसके नीचे लिखा हो तो 3rd नंबर पर टेपिटम आएगा। और कंटिन्यूस ऐसे ही याद करना है। सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडल लेयर, उसके बाद में टेपिटम। ठीक है, ये तो चारों आपको इसी क्रम के अंदर याद करनी है। अब इसके अंदर अपने को देखना है कि जो ये लेयर्स है इनके काम क्या है, फंक्शन क्या है। यहाँ पे है, इसका मतलब इनका कोई फिक्स फंक्शन तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही हो गई है बस, इनका कोई काम है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाह्य। तो बाह्य मतलब बाहर, अपनी बॉडी की स्किन है, अपने बॉडी की स्किन, बायोलॉजी को अपने से या बाहरी इन्वायरमेंट से आपस में रिलेटेड करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो हमारी त्वचा है वो हमारे को क्या करती है, हमारी त्वचा हमारे को क्या देती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देती है। उसी प्रकार से जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, ये इसको सुरक्षा देती है, सिंपल। तो एपिडर्मिस, उसके नीचे आती है एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर। अब इसके अंदर अपने को कि अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों इसके अंदर परागकोश के अंदर बनता है क्या, परागकोश के अंदर परागकण बनेंगे, तो मोस्ट ऑफ वही चीज अपन आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये पोलन है, परागकण बन रहे, तो ये ऊपर लेयर है ये सारी,
एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम, और टेपिटम है वो उसके पास में पराकण। ठीक है, तो जो एंडोथीसियम है ये सुरक्षा प्रदान करती है, उसके नीचे आती है मिडल लेयर। हाँ एक चीज बात और, ये सब सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। ठीक है, फिर आता है टेपिटम। टेपिटम का काम क्या है? टेपिटम जो अंदर परागकण फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, उन पराग कणों का क्या भोजन प्रोवाइड करवाती है, पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है क्या? टेपिटम। और कुछ ऐसे पदार्थ है उनका भी श्रवण कर, परागकण होती है उसके ऊपर बाहरी लेयर है जो स्पोरोपोलिन होती है और केलोज है, इन सब का भी फॉर्मेशन कौन? टेपिटम ही करवाती है। तो अपन एक बार डायग्राम देख लें अच्छे से। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 लेयर होती है, 4 लेयर के अंदर सबसे पहले बाहर की बाह्य त्वचा होती है, उसके बाद में एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम के बाद में मिडल लेयर जिसको मध्य परत बोलते हैं, उसके बाद में टेपिटम, टेपिटम को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टेपिटम ही बोलते हैं। इसके अंदर टेपिटम के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु किसको बोलते हैं? ये इनडायरेक्टली परागकण को ही लघु बीजाणु बोलते हैं, और लघु बीजाणु के जो निर्माण करता है उसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलती है। मतलब जो लघु बीजाणु की माता है उसको क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में ये जब स्फुटन होता है, मतलब परागकणों का फॉर्मेशन हो गया, परागकण बाहर आने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं स्फुटन। ये वाला जो डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर, ये परागकणों का स्फुटन हो रहा है अब। ठीक है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। परागकोश चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया समाहित होती है। मैंने अभी बताया आप, एक मिनट इसको कर देते हैं थोड़ा सही। ठीक है, मैंने बताया कि जो परागकोश अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, ये वाली चीज अपन ने अभी पढ़ी है, वापस बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए पूरा अच्छे से, मतलब ताकि आपको फील आए। वापस बार बार चीज रिपीट कर रहा हूँ अभी, फिर आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे। परागकोश चतुष्कोणीय संरचना है जिसमें 4 कोनों में लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। 4 कोने, 4 कोनों के अंदर क्या है? लघु बीजाणुधानी, और उसको बोलते हैं, हिंदी में हो गया लघु बीजाणुधानी, और इंग्लिश में क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर लघु बीजाणु कितने हैं? एक के अंदर बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर होंगे क्या? लघु बीजाणु होंगे, सिंपल। इंग्लिश में ध्यान रखना पक्का। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी होती है। प्रत्येक पाली, ये एक ये हो गई, एक ये होगी, प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु धानी हो गए, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। ठीक है, यह लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पोलन सैक बन जाती है। अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तृत होती है, परागकणों से ठस भरी होती है। ये वाला जो डायग्राम अभी अपन ने देखा, ये वाला डायग्राम देखो, ये जो है, अब ये जो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर परागकण है। तो ये जो अभी अपन ने बोला ना कि लघु बीजाणुधानी है, अब इसके अंदर परागकणों का फॉर्मेशन हो गया है। अब जो ये एकदम ठसाठस भर जाती है, मतलब एकदम फुल खचाखच भर जाती है। उसके बाद में जब अब ये पूरे परिपक्व हो जाता है, तब इसके अंदर से ये बाहर स्फुटन होता है, बाहर निकलती। ठीक है, और बोला है कि परागकोश की लंबाई तक विस्तृत होती है, मतलब जो परागकोश पूरा होता है ऐसे, उसके ऊपर से लगाकर नीचे तक पूरे तक भरी हुई रहती है। ये ऊपर से ऐसा डाइसेक्शन काटा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर? परागकोश की अनुप्रस्थ काट। इसमें देखो परागकोश चतुसंरचना होती है जिसमें 4 कोनों में माइक्रोस्पोर समाहित। ये सेम स्लाइड है, वो मैंने पहले पढ़ा दिया। ठीक है, डबल स्लाइड हो गई। अब इसके अंदर देखो निषेचन पूर्व संरचनाएं तथा घटनाएं के अंदर अपन पढ़ रहे थे लघु बीजाणुधानी की संरचना। निषेचन पूर्व संरचनाएं पढ़ रहे, उसके अंदर क्या है?
लघु बीजाणु धानी की संरचना, जो ये वाला, अरे यार ये वाला पोर्शन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रारूपी लघु बीजाणु धानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। इसका कहने का मतलब है कि बाह्य रूपरेखा के अकॉर्डिंग देखें तो ये गोल आकार की दिखती है। ठीक है, चारों कोनों पे देखो, चारों है, और ये चारों पहले जब ये स्फुटन से पहले ये चारों क्या गोल आकार की दिखाई देगी। उसके बाद में देखो, यह सामान्यतः चार भित्ति से आवृत होती है। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। जो एनसीईआरटी के अंदर गलत लिख रखा था यहाँ पे बाह्य त्वचा, और इसके अंदर यहाँ पे सही कर रखा है। बाहर की ओर तीन परतें संरक्षण प्रतिक्रिया का कार्य करती है, मतलब प्रोटेक्शन का, संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है, पराग कोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है, मतलब जब स्फुटन होगा तो ये परागकण यहाँ से जो लेयर है यहाँ से फट जाएगी, और जो ये परागकण है ये सारे बाहर और एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, टेपिटम सबसे आंतरिक परत विकासशील परागकणों को पोषण देती है। मैंने आपको पहले बता दिए, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि जो टेपिटम का कार्य क्या होता है, जो परागकण है, जो न्यूली फॉर्म्ड जो परागकण, उनको क्या करती है, पोषण का कार्य करती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवदर मतलब साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। मतलब इसके अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बाकी जो सेल्स होगी तीनों जो लेयर, उसके अंदर यूनिन्यूक्लियर मतलब एक ही न्यूक्लियस केंद्रक होगा, परंतु जो टेपिटम है उसके अंदर एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसद्य सजाती कोशिकाओं का समूह, जिससे बीजाणुजन स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अपन ने अभी बात की थी ना कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो किसके अंदर होती है, कहाँ होती है, इसके बीच में होती है, टेपिटम के नीचे वो यहाँ होती है। उसी की बात कर रहा है कि जो बीजाणु जन उत्तक, जो मतलब बीजाणुओं का उत्पादन करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होती है, लघु बीजाणु इसके केंद्र में स्थित होती है। ठीक है, ये वाली लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बीजाणु लघु बीजाणु जनन। अभी अपन ने इस स्लाइड के अंदर देखा कि ये जो सेल है, ये वाली लास्ट वाली लाइन, इसके अंदर लिखा है बीजाणु जन उत्तक जो है यहाँ पे सेंटर के अंदर उपस्थित है, और तो उससे और अपने को पता है कि जब अपरिपक्व अवस्था में उपस्थित होंगे, जब परिपक्व हो जाएगा तब क्या होगा, उस टाइम में यहाँ पर परागकणों का निर्माण हो जाएगा। तो परागकणों का निर्माण को हो अपन आगे पढ़ेंगे, वो क्या है, लघु बीजाणु जनन। आप कंफ्यूज मत होना कि लघु बीजाणु और परागकण अलग अलग है क्या, नहीं, लघु बीजाणु ही परागकण है। ठीक है, तो लघु बीजाणु का जनन होगा, मतलब परागकणों का एक हिसाब से जनन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय माइक्रोस्पोर टेट्राड चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित लघु बीजाणु बनाती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम परागकण मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ये वाली लाइन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको इसको मतलब समझना है वापस कि जो बीजाणु अपन माइक्रो रेंजा पढ़ा, इसके सेंटर के अंदर यहाँ पे कोशिकाएं होंगी। ठीक है, गोलाकार होती है, उसके अंदर सेंटर में कोशिकाएं होती है। अब इसके अंदर बोला जो बीजाणु जनुतक, ये बीजाणु जनुतक, बीजाणु जनुतक। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 11th के अंदर चैप्टर पढ़ा है कोशिका विभाजन, उसके अंदर अपन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं। उसके अंदर दिया हुआ है क्या,
जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके अंदर 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती है? 4 कोशिका। समसूत्री के अंदर 2 बनती है, दोनों समान होती है। अर्धसूत्री के अंदर 2n से n बनती है और 4 कोशिकाएं बनती है। तो अपने को पता है जो परागकण होता है, परागकण वो होता है n, मतलब अपने को 2n से n बनाना है। तो जब परागकण 2n से n बनाना है तो अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में 2n का 2n ही बनता है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में 2n से n बनता है और 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क, मतलब 4 कोशिकाएं बनेगी। अब इसके अंदर वर्ड आया है कि चतुष्क। चतुष्क वर्ड क्या बोलना चाह रहा है? चतुष्क वर्ड ये बोलना चाह रहा है कि उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं एक से कितनी बनेगी? 4 बनेगी, और चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहेगी। क्या रहेंगी? जुड़ी हुई। ये 2n कोशिका है, ठीक है, और ये 4n कोशिकाएं हैं, और ये अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं एनसीईआरटी के अंदर, मैंने मेन पॉइंट ले लिए सारे। कुछ ऐसे वर्ड्स यदि छूटेंगे जो लास्ट में अपन वापस पूरा करेंगे, उसके अंदर अपन ऐड करेंगे और सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट पॉइंट सारे इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन एक परागकण चतुष्क द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मतलब एक बीजाणु मात्र कोशिका है ये, ठीक है, 2n, इससे माइक्रो बीजाणु लघु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित होता है, वो लघु बीजाणु एक दूसरे से विलगित हो जाते हैं तथा परागकण पोलन ग्रेन के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसके अंदर बोला हुआ है कि जो अभी अपन ने पीछे देखा था ये वाला डायग्राम, अब इसके अंदर जो परागकण है ये पहले किस कंडीशन में है? इस कंडीशन चतुष्क अवस्था में है। मतलब ये चारों n कोशिका, 4n कोशिकाएं हैं, 4n कोशिकाएं हैं, मतलब n की 4 कोशिकाएं। जैसे स्फुटन होगा ये सारी n कोशिकाएं, मतलब एक रूप से परागकण है चारों, ये अलग हो जाते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी टेपिटम पढ़ाते हुए टाइम, मैंने बोला था कि जो टेपिटम है वो क्या करती है, एक कैलोज नाम का पदार्थ रिलीज करती है, वो इसके चारों तरफ लेयर्ड बना देता है, जिसके कारण आपस में ऐसे चिपके हुए रहते हैं। फिर ये कैलोज को मतलब डाइजेस्ट करने वाला है वो तो आता है और उसको डाइजेस्ट हो जाता है, जब डाइजेस्ट होता है ये चारों अलग हो जाते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व ये वाली, ठीक है, पोलन ग्रह में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु परागकण निर्मित होते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली चीज ध्यान रखना, लघु बीजाणु परागकण, लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं, निर्माण हो जाते हैं जो परागकोश के स्फुटन के साथ में मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। ये वाली लाइन समझ में आ गई? प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर कई हजार, ये वाला डायग्राम वापस देखो एक बार, ये देखो ठसाठस भरे हुए जो वर्ड आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि एक लघु बीजाणु दानी के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु होते हैं, इसके कारण इस ठसाठस भरा हुआ होता है। ठीक है, ये सारा पढ़ा दिया है मैंने, फिर एक बार दिखा देता हूं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। देखो एक कोशिका है ये 2n, ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और इसके अंदर 4 कोशिकाएं बनेगी। कितनी? 4, चारों n होगी।
क्षैतिज विभाजन के अंदर 2n से n बनता है। ये हो गया चतुष्क। फिर जब स्फुटन होगा मतलब परागकण बाहर आएंगे, तब ये क्या होगा, 1 2 3 4 n n n n। अब ये क्या हो गया, परागकण या लघु बीजाणु। ठीक है, इस पेन से थोड़ी राइटिंग अलग आ रही है, देख लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब देखते हैं परागकण। पहले मेरे को ये बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि परागकण है वो लघु बीजाणु से बनता है। उसके अंदर जो अब यहाँ पे वर्ड कर दिया नर युग्मकोद्भिद, कि सर ये क्या है, पहले कभी लघु बीजाणु, कभी परागकण, कभी नर युग्मकोद्भिद, ये 3 अलग अलग वर्ड, क्या तीनों अलग अलग चीजें? नहीं, तीनों एक ही चीज है, एक के 3 नाम है। देखो, पोलन ग्रेन जो परागकण है वो लघु बीजाणु है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट तो इसलिए बोला है क्योंकि ये नर का काम करता है, मेल गैमेट का काम करता है, इसलिए इसको नर युग्मकोद्भिद बोला जाता है। ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है चतुष्क का, इसके अंदर 4 पोलन परागकण है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। सामान्यतः गोलाकार, जिसका व्यास ये वाला, यदि आपके बोर्ड के अंदर है, एमसीक्यू आते हैं उसके अंदर ये आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो व्यास है वो लगभग कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। यदि इसकी जगह त्रिज्या बोले तो इसकी आधी हो जाएगी। परागकण का जीव द्रव साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवर्त होता है और इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। एक होती है बाह्यचोल, एक होती है अंतःचोल। बाह्यचोल अंतःचोल का मतलब होता है एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, बाह्यचोल एक्साइन ये कठोर बाहरी भित्ति है जो कि स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक, ये भी एमसीक्यू के अंदर आपके 1 नंबर में आ सकता है। ये इतनी कठोर है कि इसको मतलब अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं आया है जो इसको मतलब अपघटित कर सके। उच्च तापमान, सुदृढ़ अम्लों, क्षारों सामूहिक रूप से टिकी हुई रहती है। एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत नहीं कर सकता। जो एंजाइम है वो स्पोरोपोलेनिन को विघटित या निम्नीकृत नहीं कर सकता है। मतलब, और अब पूछ ले आपको क्वेश्चन में कि जो स्पोरोपोलेनिन उसका फॉर्मेशन कौन करता है, उत्पादन कौन करता है? टेपिटम। मैंने पहले ही बताया, तो टेपिटम का काम क्या है? पोषण प्रदान करना, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करना, उत्पादन करना, और केलोज का उत्पादन करना। परागकण के बाह्य में सुस्पष्ट द्वार होता है। बाह्य जो होता है मतलब परागकण है, ये परागकण है। ये परागकण, और ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो पार्ट है रेड कलर वाला है, ये वाला पार्ट क्या है? स्पोरोपोलेनिन। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बीच में जगह क्यों छोड़ दी, कंटिन्यू पूरा क्यों नहीं बनाया? तो जो स्पोरोपोलेनिन है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, इनको बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। जब परागकण क्या होते हैं, नर जो जनांग है मतलब वर्तिकाग्र पर जाते हैं और इसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, वो यहीं से निकलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। ठीक है, जिसको जनन छिद्र बोलते हैं, जनपोर। एक चीज और बता देता हूँ कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसका जो पोलन होता है उसके अंदर ये 3 जनन छिद्र होते हैं और एक मोनोकोट के अंदर एक होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे संरक्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन होता है। ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन है, उपस्थित होता है बायोचोल में। प्रतिमानों को डिजाइनों की आकर्षक
एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, जाके देखना। उसके अंदर दिया हुआ है कि जो स्पोरोपोलिन है सबके अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनकी साइज अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि, और एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिए हुए हैं इसके अलग अलग, ठीक है। अब इसके अंदर ये होगी बाह्य एक्साइन, अंतरचोल, इंटाइन। यह पराकण की आंतरिक भित्ति होती है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। एक्साइन बाहरी किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। और इंटाइन किससे बनी हुई रहती है? एक पतली सतत और बनी हुई किससे? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। किससे? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। इसके अंदर यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। साइड ये क्या है? स्पोरोपोलिन, ठीक है। ये जनन छिद्र हो गया। ये जनन छिद्र हो गया। ये स्पोरोपोलिन हो गया। स्पोरोपोलिन क्या होता है? परागकण का बाह्य भित्ति। क्या होती है? बाह्य भित्ति। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य चौल। ये वाली जो व्हाइट कलर की है ये क्या है? ये आंतरिक भित्ति, जिसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। अंतःचौल, आंतरिक भित्ति, अंतःचौल, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक केंद्रक तो होगा ही। ये हो गया आपका परागकण। परागकण जब परिपक्व होता है, परागकण पहले ऐसा था, जब परिपक्व होगा तब इसके अंदर क्या होगा पता है? ये परागकण है, ये परागकण। अब जब ये परिपक्व होगा, इसके अंदर अभी एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, एन है ये, ठीक है। जब ये परिपक्व होगा तब ये क्या करेगा? एक से दो सेल बना लेगा। कितनी? दो सेल। अब इसके अंदर पहले सबसे पहले परागकण है, इसके अंदर रिक्तिका बनेगी। क्या बनेगी? रिक्तिका। ये रिक्तिका बनने के बाद में जो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये इसका विभाजन होगा और इससे एक से जो एक से दो केंद्रक बन जाएंगे। फिर ये दोनों केंद्रक अलग होकर दो कोशिकाएं बन जाएगी। दोनों कोशिका, एक होती है वेजिटेटिव कोशिका और एक होती है जनरेटिव कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कायिक कोशिका और जननिक कोशिका। यह बड़ी, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार एवं एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। जननी कोशिका छोटी होती है, कायिक कोशिका के जीवद्रव में तैरती है, और इसका ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो केंद्रक होता है वह तर्कु आकृति का होता है, घने जीवद्रव और एक केंद्रक वाला होता है, ठीक है। वहीं पे बता देता हूं, जैसे कि ये एन है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये एक रिक्तिका बन गई, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियस है ये साइड में आ गया और इससे दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। ये रिक्तिका है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये कोशिका होगी बड़ी, ये होगी छोटी। अब इसके अंदर जो फाइनल है, रिक्तिका, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। यहां देखो, ये
इस कोशिका से इसमें गई, ये होगी वेजिटेटिव कायिक कोशिका, ये बड़ा केंद्रक हो गया, ये छोटा और ये छोटा केंद्रक हो गया, छोटी कोशिका हो गई, इसके अंदर तर्कु रूप का एक, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। ये अपरिपक्व था, उससे ये परिपक्व परागकण बन गया। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। ये होगी आपके कायिक कोशिका। ये हो गई जननिक कोशिका। ठीक है, एक कायिक कोशिका हो गई और एक जननिक कोशिका हो गई। अब इसके अंदर देखो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके सारे। परिपक्व परागकण में दो कोशिकाएं होती है, अपन ने पढ़ ली। परिपक्व के अंदर दो कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका और जननिक कोशिका। 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों में परागकण इस दो कोशिकीय चरण में जड़ते हैं, मतलब जो स्फुटन होता है उस टाइम दो कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। शेष प्रजातियों में जनक कोशिका समसूति विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले दो नर युग्मक बनाती है। मतलब जो एक ये और एक ये जो है ये जननिक कोशिका, जननिक कोशिका से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये किसका फॉर्मेशन करेगी, जननिक कोशिका। ये दो जननिक सेल का फॉर्मेशन करेगी। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये एक और इसके अंदर दो और कोशिका बन जाएगी, और ये जो विभाजन होगा ये एक समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के कारण क्या है, ये दोनों समान होगी, इन दोनों में समसूत्री विभाजन होगा। सिर्फ जननिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। तो 60% के अंदर तो क्या है अपन ने जो पढ़ा पहले, उसी कंडीशन के अंदर दो कोशिकाओं के अंदर ये आगे ट्रांसफर होगी। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसे जिसमें 3 कोशिकीय चरण, दो नर युग्मक, ये जो है ये क्या हो गए, नर युग्मक, दो नर युग्मक बन जाते हैं 40% प्लांट्स के अंदर। 60% के अंदर ये होता है एक कायिक कोशिका और एक जननिक कोशिका। 40% के अंदर जो जननिक कोशिका है उसका समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मक बन जाते हैं। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो अपनी जीवन क्षमता, अंकुरण क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है, जो स्त्री केसर होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टेज जिसको बोलते हैं, जहां पर परागकण आके गिरते हैं उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। जैसे कि ये है तो इसके ऊपर वाले टिप पे यहाँ आकर गिरते हैं, तो उसके बोला गया है कि परागकण जब एक बार झड़ते हैं, जीवन क्षमता मतलब उसके अंदर वो आगे जर्मिनेट, मतलब वर्तिकाग्र के ऊपर गिरने के बाद में जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, उसकी जननिक क्षमता पर निर्भर करता है। और परागकण अलग अलग परागकण में जो जीवन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और कुछ इन्वायरमेंटल वाली चीजों पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि बहुत हद तक यह तापमान आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। जैसे कि कुछ अनाज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, धान और गेहूं एग्जाम्पल है, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। धान और गेहूं परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी, मतलब लगभग कितने 30 मिनट के अंदर खो देते हैं। धान और गेहूं 30 मिनट, मतलब वह परागकण वहां से निकले और उसको वर्तिकाग्र के ऊपर लैंड करना, उसमें 30 मिनट मिलते हैं बस, उसके बाद में वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट परंतु जो रोजेसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली, इनके सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक होती है। ठीक है, किस किस के अंदर, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, इनके कुछ सदस्यों में इनकी क्षमता कितनी होती है, महीने तक की
होती है। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि जो परागकण है उसका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है, आर्थिक, ठीक है। परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं। पराग गोलियां आहार संपूरक के रूप में उपयोग में ली जाती है। मतलब परागकण होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी क्या करते हैं, गोलियां बनाई जाती है और यूज में ली जाती है। पराग गोलियां या सिरप के रूप में खिलाड़ियों, धावक, अश्वकों में कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। मतलब जो खिलाड़ी एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो उनको न्यूट्रिशन चाहिए वगैरह चाहिए, मतलब तो उस कंडीशन के अंदर वो पराग कण की जो गोलियां बनाई हो जाती है उसका उपयोग में करते हैं। अश्व, जो धावक अश्व जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं उनको भी ये खिलाई जाती है। बहुत सी प्रजातियों के परागकण को किसके अंदर रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन। ये भी आपके एमसीक्यू में बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि जो परागकण है उनको किस में रखा जाता है, उसको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन के अंदर। अब द्रव नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना, -169 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। भंडारित परागकण को बीज भंडारण में भांति पराग, जैसे आपने सुना होगा बीज भंडारण, मतलब जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनका स्टोर किया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार से पराग भंडारण पोलन बैंक के रूप में। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, फसल प्रजनन कार्यक्रम में यूज किया जाता है। अनेक प्रजातियां जो ऐसे भी होती हैं जो क्या करती है, एलर्जी करती है। क्या करती है, एलर्जी। उसके अंदर मोस्ट एग्जाम्पल है ये वाला पार्थिनियम या गाजर घास। क्या विदेशों से जब गेहूं लेके आए थे तो उसके साथ में ये पार्थिनियम घास भी आ गई थी, और उसके कारण क्या है, और ये इंडिया में ग्रो कर गई, और अब एलर्जी का, गंभीर एलर्जी, श्वसन जैसी बीमारियां पैदा करती है। कभी कभी चीरकालिक श्वसन विकार जैसे कि दमा, श्वसनी शोध वगैरह के रूप में विकसित हो रही है। ये तो ये इसके इम्पोर्टेंस, मतलब जो परागकण है, कुछ परागकण है जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे परागकण जैसे जो पार्थिनियम घास है और वगैरह, ये क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। फिर ये आ जाता है गाइनोसियम, जो मतलब मादा जननांग है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार पूरा, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, पुष्प क्या करते हैं, पुष्प से पहले, सबसे पहले जो पत्ती है उससे पुष्प बनता है, पुष्प से आगे प्रोसेस होगी, नर रिप्रोडक्शन होगा, जो फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद में उससे फल बनेंगे और सीड मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पार्ट पढ़ने थे अपने को, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि क्या चेंजेस होता है प्लांट के अंदर, हार्मोनल और संरचनात्मक चेंजेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें पुष्प का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पुष्प का संरचना पढ़ी कि 2 टाइप, मतलब 2 पार्ट होता है, सहायक और आवश्यक। सहायक के अंदर जो बाह्य दलपुंज और दल होता है, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर यदि मैं बताऊं तो कैलिक्स और कोरोला भी बोलते हैं। और जो आवश्यक अंग होते हैं, उन आवश्यक अंग यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर, और एक वचन में, बहुवचन में पुमंग और जयांग कहते हैं। ये हो गए आवश्यक अंग, ठीक है, पुमंग और जयांग। पुमंग, पुंकेसर, जयांग, स्त्रीकेसर, ठीक है। उसके बाद में जो पुंकेसर है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने, 2 पार्ट होते हैं, परागकोश और तंतु। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा परागकोश। परागकोश में क्या क्या होता है, परागकोश 2 लोब्ड होते हैं और उसके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर क्या लघु बीजाणुधानी होती है प्रत्येक कोष्ठ के अंदर, और इसके अंदर परागकणों का फॉर्मेशन होता है। 4 लेयर, इसके ऊपर 4 लेयर होती है। ऊपर ने चारों लेयर का काम पढ़ा। चारों लेयर का क्या है, सबसे बाहर लेयर होती है वो सुरक्षा का कार्य करती है, और स्फुटन के अंदर तीनों लेयर जो होती है, बाहर वाली तीनों लेयर होती है, वो स्फुटन का कार्य भी करती है, ठीक है। टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम का कार्य होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना और स्पोरोपोनिलिन का फॉर्मेशन करना। और टेपिटम का क्या है, ये बहुकेंद्रकीय होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने, ये सेम स्लाइड है,
उसके बाद में अपन ने पढ़ा बीजाणुधानी की संरचना। बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, ये सारी अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में इसके अंदर कैसे बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, वो पढ़ा अपन ने। उसके बाद में अपन ने लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है 2 से n, और उसके बाद में परागकण का लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। और लघु बीजाणु क्या होता है, परागकण होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि परागकण को क्या कहते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ऐसे पहले जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद में चारों अलग हो जाते हैं। ऐसा परागकण ऐसा दिखता है, इसके ऊपर ये स्पोरोपोलेनिन होता है और ये नर जनन छिद्र होता है। ठीक है, एक्साइन और एंटाइन 2 पार्ट होते हैं, उसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी, काई कोशिका और जननी कोशिका। ठीक है, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, जो हाँ नोट्स के अंदर होगी, हाँ जो स्पोरोपोलेनिन बता दिया। हाँ, इसकी जो आंतरिक कोशिका होती है, ये वाली अंतःचोल, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज और किन से बनी हुई होती है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये सब हो गया। आर्थिक महत्व बता दिया, क्या क्या होता है परागकणों का आर्थिक महत्व। गोलियां बनाई जाती है, उसका स्टोरेज भी किया जा सकता है, और एलर्जी का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन है अपन नेक्स्ट टर्म के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। ठीक है, एनसीईआरटी लेके साथ में पढ़ो। अरे क्या हो रहा है, तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो नर युग्मकोद्भिद वहां तक पढ़ा। नेक्स्ट टर्म के अंदर अपन पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद और आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।